ताज़ा ग्रीन कराची, पुरअमन कराची, कचरे से पाक कराची और सेफ सिटी कराची के दावे हैं। पहली दफ़ा फर्स्ट एवर मास्टर प्लान ऑफ द पोर्ट सिटी के दावे हैं। कराची के बड़े बड़े दावे, करप्शन के खात्मे से मईशत के इस्तेहकाम तक, कड़े एहतसाब से हकीकी इंसाफ की फरहमी तक बड़े बड़े वादे हैं। मगर इन वादों और दावों के बीच कराची की नन्ही अमल की इंसाफ मांगती लाश भी है। उस 10 साल अमल की कि जिसे यौम आज़ादी पर डिफेंस मोड़ के करीब मुबैना पुलिस मुकाबले में आफ्टर अ मगिंग इंसिडेंट मौत के घाट उतार दिया गया। फॉर अ सेकंड खुद तसव्वुर कीजिए, फ्रंट सीट पर मियाँ बीवी बैठे हैं, उनके दोनों बच्चे कोइंसिडेंटली वो डॉटर्स पिछली सीट पर बैठी हैं कि अचानक पिछली सीट से अमल की एक चीख निकलती है और वो खून में लथपथ सीट पर ही ढेर हो जाती है। एक अनदेखी गोली मासूम अमल की के पीछे से सर चीरते हुए पेशानी से निकल जाती है। वालदा खून में लथपथ नन्ही अमल को टटोलती है, उसकी आंखें खोलकर उनमें झांकती है, बेटी को उठाकर सीने से लगाती है, माथे से फूटते खून के फवारे पर हाथ रखती है और वालिद डूबते दिल के साथ चीखते हुए हस्पताल की तरफ गाड़ी को दौड़ा देता है। बीवी नढाल है, उसकी आंखों के सामने उसकी बच्ची ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है। तड़पते वालिदैन अमल को फौरी तौर पर निजी अस्पताल बल्कि नाम लेते हैं NMC की तरफ ले जाते हैं, मगर वहाँ डॉक्टर्स पुलिस केस शायद जानकर अमल के गले में एक नाली डालकर और माथे पर एक पट्टी रखकर जिना अस्पताल या आगा खान जाने की हदायत देते हैं। इब्तला के इन लम्हात में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई नहीं कि जो उनकी बच्ची को मौत के मुंह में जाने से बचा ले, कोई सरकारी या गैर सरकारी मसीहा नहीं कि जो उनकी मदद कर सके। इन घड़ियों में कि जब बेटी की ज़िंदगी एक एक कतरा करके कम होती चली जा रही है, वालिद को कहा जाता है कि ख़ुद से ही एम्बुलेंस का बंदोबस्त करें, ख़ुद से ही इन निजी अस्पतालों को कॉल करके एक बेड कंफर्म करें, वो कंफर्मेशन दें तो एम्बुलेंस दी जाएगी। और जब एक पैनिक स्ट्रिकन, एक हेल्पलेस बाप कहता है कि अगर आपका कोई अमला हमारे साथ आ जाए या अपनी मेडिकल इक्विपमेंट हमें दे दीजिए साथ लेके जाने को, तो फ्लैट आउट रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। ना कोई साथ जाएगा, ना कोई बंदोबस्त किया जाएगा, ना कोई मेडिकल इक्विपमेंट दिया जाएगा। बैठते दिल के साथ मुड़कर जो देखते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। नन्ही परी अमल 10 साला बच्ची जो पहले फर्स्ट एवर कॉन्सर्ट पे जा रही थी, वालिदैन को तड़पता छोड़कर अपने खालिक हकीकी से जा मिलती है। और बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, तहकीकात होती हैं, तो पता चलता है कि अमल की ज़िंदगी को गुल करने वाली गोली AK-47 क्लैशनकॉफ की थी। और ये क्लैशनकॉफ कोई छोटे मोटे इंसिडेंट में मुकाबलों में इस्तेमाल नहीं होती, यू एंड आई वुड थिंक, मगर ये दे रखी है पुलिस को और ये उनकी डिस्क्रेशन पे छोड़ दिया है कि उसको कब इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इस निज़ाम में कि जहाँ पुलिस के गैर पेशा वाराना इक़दामात से मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं, वहाँ कोई है कि जो वालिदैन को उनकी अमल वापस ला के दे सके। एक चलती फिरती 10 साला इंटेलिजेंट बच्ची, लव्ड आर्ट, वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट लाइफ, पहले कॉन्सर्ट पे जा रही थी, गॉन। इस निज़ाम में कि जहाँ दुहाइयों मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिलता, वहाँ नन्ही अमल को इंसाफ मिल पाएगा। और इस सिस्टम में कि जहाँ मुग़ल आज़म के दौर में थर के सैकड़ों बच्चे जान से गए, वहाँ आज नए पाकिस्तान के रवां माह में 26 बच्चे ग़ज़ाई किल्लत का शिकार होकर मौत के मुँह में चले गए हैं। सूबाई हुकूमत 10 साल में दौरों और ऐलानात के सिवा शायद कुछ ना कर सकी, मगर दरिया के किनारे भूखे कुत्ते के मरने की जिम्मेदारी समझ जाने वाले खान साहब थर में उठते इन लाशों का जिम्मेदार ठहराएंगे। अभी कराची का इतना सक्सेसफुल दौरा करने वाले खान साहब अमल को इंसाफ दे पाएंगे? आज खुद नोटिस और तहकीकाती कमीशन से इन जान देते मासूमों को इंसाफ कब मिलेगा? इट सीम्स कि एक उम्र गुजर गई है और यही सवाल टीवी पे बैठ के करते चले जा रहे हैं हम। जनाबे वाला मानते हैं कि 18 अरब डॉलर लागत का अडयामीर भाषा डैम कौम की अशद ज़रूरत है, एब्सोल्युटली अ नेसेसिटी। ये भी तस्लीम करते हैं कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए कफ़ायत शायरी के अलावा शायद कोई और चारा नहीं। मगर गवर्नर हाउस को पब्लिक करने के हुक्म का नतीजा देखा है आप सब ने। लोगों ने गवर्नर हाउस के शीशे तोड़ दिए, सोफ़े उठाकर बाहर फेंक दिए और पार्क में कचरे के ढेर लगा दिए। यह है वो निज़ाम कि जिसे आप ठीक करने चले हैं। और मैं मानती हूँ कि ये वक्त तलब मसाइल हैं, शायद चुटकी बजाती हल नहीं होते, देयर इज़ नो मैजिक वॉन्ड, लेकिन आई एम स्टक ऑन वन क्वेश्चन। नन्ही अमल को फौरी इंसाफ और थर के मासूमों को फौरी हक तो दिलाया जा सकता है कि आप तो मुग़ल आज़म भी नहीं, आप तो नए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। और
मज़े की बात यह है कि आज मेरा ये सवाल सिंध गवर्नमेंट से डायरेक्टली नहीं है, मुराद अली शाह से डायरेक्टली नहीं है, बिलावल से डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि शायद इतनी मायूसी हो चुकी है पिछले 10 सालों में कि आज मेरा दिल करता है ये सवाल मैं नए पाकिस्तान के नए वज़ीर आज़म इमरान खान से करूं। आपके भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे हैं, अमल तो वापस नहीं आ सकती, मगर कहीं ना कहीं कोई इक़दामात तो उठाए जा सकते हैं, कोई बंदोबस्त तो किया जा सकता है कि ऐसा आइंदा ना हो कि घर में बैठा हुआ बच्चा भी बिजली की तार गिरने से हाथों से ना जाए, बच्ची पहली दफ़ा घर से कॉन्सर्ट के लिए निकले, मुड़ के माँ बाप देखें तो एक नन्ही लाश ना पड़ी हो हाथों में। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद इस सिस्टम का नोहा और रोना साथ मिलकर रोएंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबूल साहब मौजूद हैं। हमारे साथ फ़ारूक हबीब साहब हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं। मैं नबील गबूल साहब आपसे आगाज़ करूँगी, और इससे पहले कि हम DPO पाकपतन के केस पे आएँ या आपके द ब्रिलियंट न्यू IG ऑफ सिंध कलीम इमाम साहब की जानिब आएँ, सबसे पहले, और क्योंकि मैंने जिस तरह इब्तिदाई में भी कहा, कराची में अभी खान साहब मौजूद थे द अदर नाइट, और बड़े बड़े दावे और वादे हुए, सेफ सिटी का बात की, फर्स्ट एवर मैसिव मास्टर प्लान का जिक्र किया, K4 ख़त्म करने का जिक्र किया, लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र किया, लाइन प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया। मगर मुझे बताइए कि सर, जो सिस्टम जिस तरह फेल हो रहा है, सिस्टम जिस तरह गल चुका है, ख़त्म हो चुका है बिल्कुल, इसका ज़िम्मेदार किसे ठहराएं सर? ये हेल्थ केयर हो, पुलिसिंग सिस्टम हो, जो मैंने जिस तरह जिक्र किया इस 10 साल की अमल का, एंड दिस इज़ जस्ट वन इंसिडेंट जो पूरे सिस्टम को बेनकाब खराब करता है। किससे गिला करें, किससे शिकवा करें, किससे इल्तिजा करें? बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये सिस्टम अनफॉर्चुनेटली 71 ईयर्स से आ रहा है। ये वही सिस्टम है जिसमें आपने देखा होगा कि जिस मुल्क को न्यूक्लियर पावर बनाया गया, जिस शख्स ने उसको न्यूक्लियर पावर बनाया गया उसको फांसी पे लटकाया गया, जिस शख्स ने लॉन्च किया उसको आज वो जेल में पड़ा हुआ है। तो ये सिस्टम में बहुत खामियां हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, आवाम की मिसाल दूं कि हम हमेशा कहते हैं हुक्मरान, हम नहीं कहते हम फरिश्ते हैं। ये सिस्टम की गलती, हम हुक्मरानों के अंदर भी गलतियाँ हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, दूसरे इदारों में भी हैं, सब में, लेकिन आवाम को भी अपना सोचना चाहिए। आज आप लोग सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि गवर्नर हाउस खोल दिया गया लाहौर का, पंजाब में। अब वो लाहौर का गवर्नर हाउस का जो हाल पब्लिक ने कर दिया है कि वहाँ लिटरिंग, वहाँ गंदगी, ये आवाम, अब अगर आवाम की खुद यही सोच है कि नहीं हमें एक पार्क में जाना है, वहाँ गंदगी करना है, और या आप वही आवाम, वही शख्स अगर बाहर मुल्क जाता है तो वो एक कैन जो है पेप्सी का वो भी बाहर नहीं बेचता है, फेंकता है गाड़ी से, क्योंकि उसको पता है कि कानून वहाँ पर सख्त है। तो इसकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है, मैं समझता हूँ उसका रीज़न ये है, हमारे मुल्क के अंदर कानून जो है वो बहुत कमज़ोर है। तो आपने जो मिसाल दी, जिस पे हम बाद में आएंगे DPO के ऊपर, अगर हमारे मुल्क के कानून में एक चीफ मिनिस्टर एक DPO को हटाने के लिए IG को ऑर्डर देते हैं और IG खामोशी से वो ऑर्डर मान लेता है, और हम जो हुक्मरान बन के बैठते हैं, हम अब ये समझते हैं हम शाही ख़ानदान है और आवाम जो है हमारी राया है, और आवाम जो है हमें बर्दाश्त भी करती है और दोबारा उन्हीं लोगों को वोट लेकर ला के बिठा देती है, तो आवाम भी मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार है। अच्छा, मगर नबील गबूल साहब, मुझे एक बात बताइए, NMC ने किस तरह फेल किया, प्राइवेट हस्पताल किस तरह फेल करते हैं एक आम शहरी को? उसके बाद ये क्या फ़कत एक कोइंसिडेंस था कि ये मगिंग का पूरा इंसिडेंट हुआ है सेकंड्स अवे फ्रॉम द पुलिस स्टेशन, सेकंड्स अवे, और उसके बाद यानी कि इतना जिगरा था उस मगर का, उस आदमी का, कि भाई मैं ये कर सकता हूँ वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम अ पुलिस स्टेशन, A, B, फिर आपको पुलिस को ये इजाज़त और ये इंस्ट्रक्शन शूट टू किल की, इतनी हैवी इक्विपमेंट यूज़ करने की, जो बड़ी बड़ी जंगों में, मैदानों में यूज़ होती हैं, ऑपरेशंस में यूज़ होती हैं। मुझे बताइए, ये सवाल तो इंतज़ामिया के हवाले से डायरेक्ट उठते हैं ना सर? बिल्कुल सही आपने कहा। मैंने कहा ना, बुराइयां हम सब में हैं, हम सब में बुराइयां हैं। हम में मतलब देखें, अगर एक पुलिस वाले को इतनी पावर्स है, और एक दफ़ा नहीं, हर महीने ये केस सामने आते हैं। आजकल आप लोगों की मीडिया इतनी स्ट्रांग है, वो बता देती है हर महीने इस तरह। मगर कुछ होता क्यों नहीं है सर? ये 2018 है,
ये 10 साल पीपल्स पार्टी ने खत्म किए हैं। हैवी मशीनरी इस्तेमाल हो रही है। एक 10 साल की अमल जब चली गई है हमसे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कराची डिस्ट्रिक्ट साउथ में, और पेट्रोल स्क्वाड को अब आके पिस्तौलें दे दी हैं। टू लिटिल टू लेट, चली गई बच्ची, कभी नहीं वापस आएगी, अब आके पिस्तौलें दी हैं, क्लैशनकोव्स वापस लिए। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल ही गलत है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ये कलेक्टिवली सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जो है जिसके आपने स्पेसिफिकली जिसका आपने जो बताया आपने इंसिडेंट, उसके बारे में आसिफ अली जरदारी साहब ने फौरी नोटिस लिया है, उसके ऊपर बिलावल साहब ने भी नोटिस लिया है, और सबके सामने आ जाएगा कि क्या हुआ है, और बिल्कुल कैफर किरदार अंजाम तक उनको पहुंचाया जाएगा जो भी पुलिस वाले इन्वॉल्व है इस पर। मुझे बताइए फारूक हबीब साहब, आपकी जानिब आती हूँ, इमरान खान साहब उधर मौजूद थे, और 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर भी एक प्रोविंशियल इशू है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है। अमंगस्ट अदर थिंग्स ऑफ कोर्स हेल्थ केयर भी प्रोविंशियल इशू है, पुलिस का निज़ाम भी दुरुस्त करना है, तो ये खुद करना पड़ेगा सिंध गवर्नमेंट को। मगर उस शाम जब वो उधर मौजूद थे, आपको क्या लगता है कि ये उमर और बीनिश जो वालदैन हैं इस बच्ची के, एंड ये मैं एक मिसाल बार बार दे रही हूँ, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कराची में बैठ के देख रहे होंगे जिनको कभी इंसाफ नहीं मिला, जो आज भी सिस्टम के थ्रू एक्सप्लॉइट होते हैं, वो क्या सोच रहे होंगे कि नया पाकिस्तान, नईर आजम, नया प्रोजेक्ट फॉर कराची, अब ये सारे प्रोजेक्ट्स खत्म कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर कर देंगे। सर मगर किससे तवक्को रखें? आपसे तवक्को रखें, इनसे तवक्को रखें, किससे रखें? देखें महर, बात यह है कि ये सिस्टम के जो नकाइस हैं इनको देखना पड़ेगा और इनके बैकग्राउंड्स को देखना पड़ेगा। ये जो वाक़या पेश आया बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है, और जिसकी बच्ची चले गई उसका हम ना उनको दलासा दे सकते हैं, ना उनको कुछ कंपनसेट कर सकते हैं। ये तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ की कोई कीमत ही नहीं है। और रही बात कि ये पहला वाक़या नहीं है, इस किस्म के वाक़यात रिपीटेडली होते आ रहे हैं, और यहाँ पर देखना ये पड़ेगा कि आया जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो लोग आर्म्ड हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग्स भी हैं, क्या उनको इस चीज़ का पता भी है कि किस बंदे को, क्या कोई मशकूक आदमी है या किसी और को देख के कब फायर खोलना है और किस किस्म का जो है वो एमिनेशन उसके पास होगा। ये वाक़यात होते हैं, नोटिस लिए जाते हैं, लेकिन इनकी तय तक नहीं जाया जाता। अगर इनकी तहकीकात होती हैं तो तहकीकात के बाद जो सजेशंस दी जाती हैं फ्यूचर के लिए, उनके ऊपर जो है वो अमल दरामद नहीं होता, जिसकी वजह से ये वाक़यात बार बार जो है वो रिपीट होते हैं। ऐसा ही वाक़या कुछ रोज़ कबल जब इंटरिम गवर्नमेंट थी तो फैसलाबाद के अंदर भी पेश आया था कि पुलिस वालों ने एक पुलिस वाले के बच्चे को जो ट्यूशन पढ़ के घर जा रहे थे फायर ओपन किया, एक ही गोली से 2 बच्चे मोटर बाइक पे थे जिनकी डेथ हो गई। और इस किस्म के जो वाक़यात हैं इनकी रोकथाम के लिए जो है वो संजीदा तौर के ऊपर जो है इक़दाम करने चाहिए, ताकि लोगों के जो जान और माल है उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और हम बड़ी आसान है ये कहना कि हम आवाम को कसूरवार ठहरा दें। देखें बात यह है कि आवाम की ट्रेनिंग या आवाम को लीड बाय एग्जाम्पल होता है, लीडर्स अपनी एग्जाम्पल जो है वो सेट करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है वो हमें लेनी पड़ेगी, हम आवाम के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना उठाएं। और एक सिस्टम जब हम बनाते हैं तो उस सिस्टम की जब हम पासदारी करेंगे तो लोग भी पासदारी करेंगे। कौन से इकदाम से समझूं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ले ली है? डीपीओ पाकपतन का केस देख लें, आज पूरा 1 महीना हो गया है कि इमरान खान साहब ने अपना ओथ लिया था, हल्फ उठाया था। टुडे इज मार्किंग अ कंप्लीट 1 मंथ। सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ क्योंकि आपने कहा कि पुलिस को डीपोलिटिसाइज करेंगे, मेरिट पे इंडक्शंस करेंगे, पूरा सिस्टम दुरुस्त करेंगे। डीपीओ पाकपतन केस हुआ, आज तक वजीर आजम खामोश हैं। आज नई ड्रेसिंग डाउन दी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, एंड राइटफुली सो। एंड उससे पहले मैं उसकी डिटेल्स पे आऊं, मुझे बताइए व्हाई शुड आई बिलीव कि आप सिस्टम की दुरुस्तगी आपके लिए एक अव्वलीन तरजीह है, चाहे वो पुलिस रिफॉर्म्स हो, चाहे वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से काम करना हो, लेजिस्लेशन के हवाले से हो। व्हाई शुड आई बिलीव यू? देखें महर, बात यह है कि ये आपके इक़दामात जो हैं वो आपको इस तरह बताते हैं। देखें खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हमने करके दिखाया, ये एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए, और इवन उसकी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी उसको अप्रिशिएट कर चुके हैं। को बरहना चलाया गया था ना, नंगा करके पूरे बाजार और शहर में चलाया गया था। महर, उसके जिम्मेदारान, उन जिम्मेदारान के खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी हुई, उन जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई भी हुई, वो पकड़े भी गए। मुलजिम दुबई से था जो वापस आया और चीफ जस्टिस ने उसको अप्रिशिएट भी किया। लेकिन मैं आपको जो बात कहने लगा हूं, देखें अभी 1 महीना हुआ है। जी, रेप केस जो आपका वहां पर था, सदरन केपीके के अंदर जो वाकया हुआ था, आप उसको रेफर कर रही हैं, जिसको बरहना करके
जो आप बता रही हैं, जो वीडियो वायरल हुई थी या कुछ ये केस था, देखें उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। मैं आपको ओवरऑल बात करने लगा हूँ, आपने डीपीओ केस के हवाले से भी बात की। देखें, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि डेली की बुनियाद के ऊपर जो है वो आम आदमी को भी पुलिस से शिकायत हैं, और किसी जगह के ऊपर जो है वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इस्तेमाल होता है, जिस वजह से हम बार बार इस चीज़ के ऊपर अमल भी कर रहे हैं कि पुलिस के सिस्टम को भी डीपोलिटिसाइज करना है, जो बदकिस्मती से पिछले 40 साल से ख़ास तौर के ऊपर उसको पोलिटिसाइज किया गया, पुलिस के महकमे को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। और उसी के साथ साथ हमने अकाउंटेबिलिटी भी करनी है उस इदारे की, वहाँ पर मौजूद लोगों की भी, जिनसे आम आदमी को भी शिकायत हैं। दानियाल चौधरी साहब, आपकी तरफ ये सवाल लेके जाऊंगी। ये पहला टेस्ट केस था पीटीआई गवर्नमेंट के लिए कि वो सब जुडिस मैटर होने ही ना देती, इसे खुद इसकी तह तक पहुंचती, खुद एक ऐसे आईजी को जो पॉलिटिसाइज हो रहा है, खुद एक ऐसा आईजी जिसके बारे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहना पड़ रहा है। खुद बताइए आप आईजी साहब कि आप आईजी बनने के अहल हैं? एक शख्स को बचाने के लिए आपने पूरी पुलिस फोर्स को तबाह कर दिया है। एहसन जमील गुज्जर जो हैं उनके बारे में साथ कहते हैं वो किस हैसियत में उन्होंने डीपीओ से वजाहत मांगी, आपको रिपोर्ट लिखते हुए शर्म क्यों नहीं आई? देखिए महर, दिस इज नॉट द फर्स्ट इंस्टेंस जहां ऐसी बातें हमने देखी, और नए पाकिस्तान से शायद लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, आज मैं बरतानिया में बैठा हूं, मैं लोगों से मिलता था, हर बंदे को बड़ी उम्मीद थी है भी, और इसी वजह से भी इनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। और जो बार है हाई मॉरल स्टैंडर्ड का, वो काफी हाई सेट हो गया। वो बार और उसकी बुनियाद तो पहले ही कोलैप्स कर गई जब आप जिनको गंदा वो कहते थे उनको आप अपने पंजाब गवर्नमेंट में ले आए, जो पुराने ट्राइड एंड टेस्टेड लोगों को हुकूमत का हिस्सा बना लिया। उन लोगों का जिन्होंने पीटीआई के साथ सालों साल गुजारा, उनको मिनिस्ट्रीज नहीं दी गई, लेकिन उन लोगों को दी गई जो मुशर्रफ साहब की कैबिनेट का हिस्सा थे। तो इन तमाम चीजों पे तो सवालिया निशान पहले भी उठाया गया और लोग भी उठा रहे हैं। लोग तो यानी आप ही अच्छे थे, लेकिन आप आपने कभी बार हाई सेट किया ही नहीं, कभी रिफॉर्म्स का जिक्र किया ही नहीं, कभी चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ के अलावा किसी को तसव्वुर किया ही नहीं, ना सोचा ही नहीं। तो आप लोग ही बेहतर थे फिर सर, विरसे में इतना मैस दिया, इतनी उलझी डोरे दी कि अभी इसको निकाल के इन्हें अपना सत्यानाश कर लेना है। सो थैंक्स टू यू महर। आफ्टर द 18th अमेंडमेंट ऑटोनॉमी देने का मकसद क्या था कि चीफ मिनिस्टर के पास इतनी पावर हो कि वो सूबे को कंट्रोल कर सके, चला सके, उन सूबे के इदारे चला सके। आज जब इतना इनकॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर जो 3 दफा एमपीए बन के अपने इलाके में बिजली नहीं लेके जा सका, जिसके पास किसी चीज का सवाल जवाब नहीं होता, जो हर चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए इमरान खान साहब के पास जाता है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू परफॉर्म, नंबर वन, एंड हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू इवन नो कि गुजर कैसा बंदा होगा, गुजर साहब कैसे बंदे होंगे, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और नहीं, इस बात में तो आपके वजन है सर। मैं एक वक्फा ले लूं, वक्फे के बाद इस बात को जरा और मजीद खोलेंगे और बताएंगे कि आज चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब ने एक दफा फिर अपनी इनकॉम्पिटेंस और नाअहली को बेनकाब किया जब उन्होंने हर सवाल का जवाब दिया इट इज अ सब जुडिस केस, और जब उनको बाद में 3-4 जगहों से फीड भी हुए जवाब, फिर उन्होंने सबूत दिया अपनी कॉम्पिटेंस का। और एक बार फिर जब एक आपका बाकायदा तौर पे सिस्टम के अंदर आपको एक लीगल हेल्प दी जाती है, एक लीगल मुआवनत दी जाती है आपको, उस हेल्प ने आज अदालत में क्या इंकशाफ किया, आपको वक्फे के बाद बताएंगे। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। दिस इज रबिश, ये कहकर मुस्तरद किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कलीम इमाम की रिपोर्ट को, विच वॉज अ कंप्लीट clean chit and a sham to the administration, to the chief minister of Punjab. This is rubbish कहा गया। और आपको ये बताते रहे, शदीद इजहार बरहमी किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा कि मैंने आपको ट्रस्ट किया था, मैंने आप पर एतमाद करके रिपोर्ट तैयार करने का हुक्म दिया था, लेकिन आपने बदनीयती से रिपोर्ट बनाई है। खुद बताइए कि आप आईजी बनने के अहल भी हैं कि नहीं, आपने पूरी पुलिस फोर्स को ना अहल कर दिया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह अब आईजी सिंध बन चुके हैं। एन आइडियल सिचुएशन के अंदर तो ऑफ कोर्स बेहतर यही होता कि पीटीआई गवर्नमेंट खुद एक्शन लेती, खुद तय तक पहुंची। पॉलिटिकल कोअर्जन और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जिससे ये इतने तंग हैं और इसके खिलाफ जिहाद का ऐलान कर चुके हैं। बेहतरीन टेस्ट केस था, बेहतरीन मौका था, क्योंकि फर्स्ट फैमिली जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही थी, इधर स्टेप लिया जाता। वक्फे से पहले मैंने आपको बताया था नबील गबोल साहब के अदालत में आज एडवोकेट जनरल ने ये चीफ जस्टिस साहब को कहा
कि हम एक ऐसी टीम तैयार कर रहे हैं वोकला की जो ब्रीफ किया करेंगे चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब को कि हर सिचुएशन, हर सूरत हाल के अंदर लीगल जो उसका एस्पेक्ट है वो क्या है, कि उनको पता हो, क्योंकि वो फर्स्ट यही इंप्रेशन दिया गया क्योंकि वो पहली दफ़ा चीफ मिनिस्टर बने हैं, तो लीगैलिटी ऑफ इशूज़ से वो बराह रास्त नहीं जानते इन इशूज़ को, तो इसलिए ये पूरा इंसिडेंट हुआ। एंड दिस विल नॉट बी डन अगेन, ये एडवोकेट जनरल ने कहा, जिसके ऊपर बड़ा इस तरह कर करके सर हिलाया बुज़दार साहब ने कि हामी भरी ऐसा नहीं होगा फिर से। तो मुझे बताइए सर, ये एडवोकेट जनरल किस बला का नाम है? ये तो खुद लीगल ऑफिस है आपके चीफ मिनिस्टर के लिए, तो खुद अनटू इटसेल्फ लीगैलिटी के ऊपर इंफॉर्मेशन देता है, आगाह करता है चीफ मिनिस्टर को, गवर्नमेंट को। तो ये एक और लीगल टीम बनानी है बिकॉज ही इज ए फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर। लाइक मैं क्यों ना ये मानूं कि बुज़दार साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, एक वक्त पाओ टाइम है जब तक द रियल चीफ मिनिस्टर विल गेट अ क्लियरेंस टू कम। देखिए महर, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं था। सर मैं तो गबोल साहब से पूछ रही हूं। अच्छा, आपसे तो पूछूंगी मैं। ये तो ऐसा ही है महर कि आप बिल्ली को कहें कि दूध की रखवाली करें, यानी एडवोकेट जनरल जो है प्रोविंस का, वो तो अपने चीफ मिनिस्टर को डिफेंड करेगा। वो अब एक लीगल टीम बनाई गई है जो रोज़ सुबह जाएगा और ब्रीफ करेगा चीफ मिनिस्टर को कि आज आपको किस तरह क्या क्या करना है और किस तरह डायरेक्टिव्स आपको निकालना है, किस तरह आपको जो है समरीज पे साइन करना है, क्या बोलना है। मतलब ये बिल्कुल देखें ना, इमरान खान को खुद सोचना चाहिए था। इमरान खान ने आखिर सोच समझ के एक नए शख्स को पीटीआई के अंदर जो 2 महीने पहले आया था, आखिर उसने कुछ सोचा था, उसने बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया। अब उसकी सोच क्या है? अब वो जो बुज़दार कभी ये नहीं कहेगा कि बनी गाला से जो है कॉल आई थी कि इस डीपीओ के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। मुझे नहीं पता बानी का फैमिली कितनी। सर एक्चुअली मुझे नहीं लगता है बनी गाला से कॉल आई थी। यकीन मानिए जितनी इन्वेस्टिगेशन मैंने की है, मुझे लगता है बिकॉज शाह से ज़्यादा वफादार तो शाह के जितने चेले उनकी भी वफादारी, ये उस तरह का कोई सीन हुआ है, सिचुएशन हुई है। वही वाला पुराने पाकिस्तान का पुराना माइंडसेट और मेंटालिटी। सिर्फ ये आई डोंट इवन ब्लेम गुज्जर, जमील गुज्जर, वो तो हर आदमी जो है कोशिश करता है असर रसूख करके अपना काम निकाल ले। मैं तो बुज़दार और खान साहब की एडमिनिस्ट्रेशन को कसूरवार ठहराती हूँ। नहीं कसूरवार है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने इतनी इन्वेस्टिगेशन की है तो आप मुझे बता सकते हैं ये जो शख्स है जो डायरेक्टिव दे रहा था, ये कौन है? गुजर जो है। बिल्कुल जी, ये फर्स्ट लेडी की बेस्ट फ्रेंड के हस्बैंड है। मगर सर दूसरी खबर ये भी आई है कि फर्स्ट लेडी के भी अपनी ताल्लुकात अच्छे नहीं है मानिका साहब से। सो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दोस निजी इश्यूज। बुज़दार कौन है? बुज़दार को किसने लगाया? आपको सब पता होगा। बुज़दार को इमरान खान ने नहीं लगाया, बुज़दार किसी और के ऑर्डर्स पे लगाया यहाँ पे। तो अपने आप को खुद जो है ना इस शख्स ने नुमाया किया, और गुजर ने जो है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा है और जिस तरीके से आज आईजी के लिए जो बातें की है, मुझे लगता है कि आईजी को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो शख्स नेक सीरत बंदा ज़रूर है, नेक इंसान ज़रूर है, लेकिन मैं समझता हूँ एक कमांडर इन चीफ जो आपका इदारा है पुलिस, उसका अगर आईजी इतना डरपोक हो और वो चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स पर 1 बजे डीपीओ जाता है और वो अपने आईजी को इन्फॉर्म करता है और आईजी खामोश होता है। तो सर इतना डरपोक आईजी आप क्यों कबूल कर रहे हैं? एडी ख्वाजा के केस में तो आपने दिन रात एक कर दिया था, निजाम को तिलपट करने की कोशिश कर दी थी, तो इसको क्यों कबूल कर रहे हैं एक ऐसे सूबे में जिधर वैसी 10-10 साल की बच्चियां सरेआम मर रही हैं? देखिए आईजी हमेशा फेडरल गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है, और हमने कबूल करना नहीं करना ये तो आज पता चला कि आईजी ने वहां पर जो स्टेटमेंट आज दी है, इससे पहले शायद प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पता नहीं थी। मगर जो असल काम करने के हैं उधर क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही? तमाम सरकारी घर जो मुल्क के तूलो अर्ज में हैं, उनको अगर आप एक कनाल तक महदूद कर दें और स्ट्रिक्ट लेजिस्लेशन करवा दें इसके ऊपर, तो क्या बेहतरी नहीं आएगी? व्हाई डू आई से दिस सर? मैं आपको खबर बताना चाहती हूँ, आपके 74 ऑफिसर्स ऐसे हैं पंजाब के जिनके पास 2-2 बंगले हैं। कई तबादलों के बावजूद भी वो इन 2-2 बंगलों पे काबिज हैं। जब वो सूबा बदर भी हो जाते हैं या कहीं और भी ट्रांसफर हो जाते हैं, तब भी वो अपना पंजाब का बंगला, लाहौर का बंगला कायम रखते हैं। उन्होंने बाबू राज ने ऐसे कवानीन बनाए हैं कि 2 साल तक वो उसके अंदर रह सकते हैं। फिर कुछ ऐसे भी हैं जो 2 साल से पहले आते हैं, 2-3 हफ्ते रहते हैं, 2 साल और एक्सटेंड कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इधर तो बहुत ही मजे हुए हैं सर। तो इन चीजों पे आप क्यों नहीं काम करते?
कार नीलामी और भैंसों को नीलाम करने से पहले? देखें मेहर, बात यह है कि काम का जो है वो आगाज हो चुका हुआ है, और जैसे आज जो है वो गाड़ियों की नीलामी हो गई, अमल दरामद हो चुका, और जो भैंसों वाला मामला है, जो चीज़ होगी जाहिर बात है वो एक ट्रांसपेरेंट अंदाज से होगी, और ऑक्शन उसका एक बेहतरीन अंदाज है। दूसरी रही बात जो आपने बात की घरों की, कुछ थे गवर्नर हाउसेज और प्राइम मिनिस्टर हाउसेज। ये शफकत महमूद साहब की सरबराही में कमेटी बनी थी जिन्होंने इनके ऊपर तजवीज़ किया, प्राइम मिनिस्टर हाउस में यूनिवर्सिटी और गवर्नर हाउसेज के अंदर म्यूज़ियम। दूसरी कमेटी जो है वो बनी हुई है असद उमर साहब की सरबराही में, जहाँ पर जो सरकारी रहायश गाहें हैं जो मोस्टली बैरोक्रेट्स के पास हैं, उनको कहाँ पर इस्तेमाल के अंदर लेकर आना है। ये 2-2 कनाल की बात नहीं है, कई घर ऐसे हैं जो 100-100 कनाल के ऊपर मुहित हैं जहाँ पर उनका एक बेहतरीन उनको यूटिलाइजेशन की जा सकती है। उसके पास जो ये जो कैप्टन है हमारा, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, ये क्रिकेट का टीम समझ रहा है। ये पाकिस्तान की हुकूमत चलाने के लिए उनको इकोनॉमिकल टीम चाहिए, उनको असद उमर नहीं निकाल सकता है पाकिस्तान को। ये जो बहरान है इस वक्त हमारे ऊपर इतनी शदीद बहरान है, वो असद उमर नहीं निकाल सकता है। ये एंग्रो नहीं है, ये एंग्रो नहीं है भाई मेरे, ये आपकी विल के मैं आपको सिर्फ नहीं, नीयत बिल्कुल इमरान खान की नीयत पे मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन उसके पास टीम नहीं है। देखें, आप किसी की जो है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को बुनियाद बनाकर उसके ऊपर तनकीद ना करें, उनको काम करने दें, परफॉर्म करने दें। एक वक्फे से पहले मैं चौधरी साहब आपके लिए सवाल छोड़ जाऊं, ये कुछ तोहफे थे एक बाबूराज को और मजबूत करने के लिए, और फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड घर की लौंडी बनाने के लिए, जो आप लोगों ने नजरअंदाज किए, करते चले गए। 30-30 साल हुक्मरानी करने के बावजूद भी इसके ऊपर नजर नहीं डाली। ये डिप्टी कमिश्नर कसूर राना मोहम्मद अरशद, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद अजहर हयात, डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा रिजवान नज़ीर, डिप्टी कमिश्नर गुजरावाला, डिप्टी कमिश्नर गुजरात, डिप्टी कमिश्नर नारोवाल, डिप्टी कमिश्नर हाफजाबाद, डिप्टी कमिश्नर जेलम, डिप्टी कमिश्नर अटक, डिप्टी कमिश्नर सरगोदा, डिप्टी कमिश्नर खुशाब, डिप्टी कमिश्नर आपके फैसलाबाद, और दीगर के पास 2-2 रिहाइश घर हैं, आलीशान घर हैं, जिनको वो दूसरी जगहों के ऊपर तैनात होने के बावजूद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर्स के पास इस वक्त लाहौर में भी सरकारी रिहाइशगाहें मौजूद हैं, और इसी तरह कमिश्नर गुजरावाला, कमिश्नर भावलपुर, कमिश्नर मुल्तान, कमिश्नर डेरा गाजी खान जो है और साहिवाल, और आरपीओ साहिवाल, आरपीओ गुजरावाला समेत डीपीओ भी शामिल हैं। पंजाब में कुछ अफसर ऐसे भी हैं कि जो असिस्टेंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू तैनात हैं, और जिन्होंने 2-2 घर रखे हुए हैं और जबरदस्त तरीके से दोनों को अवेल कर रहे हैं। दूसरे सूबों में भी तैनात हो जाते हैं, वफाक में भी तैनात हो जाते हैं, पंजाब में ये घर एंजॉय कर रहे हैं। आप इनोसेंट बहुत थे, नन्हे बहुत थे, या ये आपने जाने दिया क्योंकि सभी मजे करें तो अच्छा सर्व करेंगे? कोई रीजन आप मुझे समझाएंगे एक वक्फे के बाद? जी फरमाइएगा बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, क्या बात है कि 75 से जायद ऐसे अफसरान हैं जो 2-2 आलीशान बंगले एंजॉय कर रहे हैं, पोस्टेड भी नहीं है पंजाब के अंदर, फिर भी पंजाब के अंदर बंगले और रिहाइशगाह एंजॉय करते हैं। 1 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद सरकारी खजाने पे इसका बोझ पड़ता चलता आ रहा है फॉर सो लॉन्ग, क्यों नजरअंदाज किया? और उस सवाल को जवाब देने से पहले आई विल एड ऑन टू व्हाट नवील गबोल साहब कह रहे थे कि देखें, आज पीटीआई के पास या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रूलिंग गवर्नमेंट है, इनके पास टीम बाकी नहीं है, और अगर इनके पास एक अच्छी टीम होती तो आप एक मुस्बत प्लान के साथ आते, आपका प्लान परफॉर्म होते हुए नजर भी आ रहा होता, और आपको लोगों के रिजेक्टेड कैंडिडेट्स को उठा के अपनी पार्टी में मिनिस्ट्री नहीं देनी पड़ती। आज अगर इनके पास टीम होती तो एक तरफ ये अभी मेरे भाई कह रहे थे कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे प्राइम मिनिस्टर हाउस को, कभी कहते हैं ये हम उसको स्पॉट बनाएंगे। देखें, अभी तक पीटीआई का अपना नैरेटिव ही नहीं सीधा कि इन चीजों को मैनेज से करेंगे, ये करेंगे क्या। हम तो अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि वो बुलडोजर्स किधर हैं जो गवर्नर हाउसेस के ऊपर चलने थे इलेक्शन जीतने के अगले दिन। सर अभी ट्वीट आया इमरान खान का, बिल आखिर गवर्नर हाउस पंजाब के दरवाजे पाकिस्तानी अवाम के लिए खोल दिए हमने। जी मेहर, खोल दिया, और उसके बाद आपने हाल भी देख लिया। दिस इज नॉट अ वे अ कंट्री इज रन। आई एम वेरी सॉरी, ना गाड़ियां बेचने से ना भैंसे बेचने से मुल्क चल सकता है, और ना चलेगा ये। इनको जो 16 करोड़ रुपए की गाड़ी को ये 4 करोड़ रुपए की बेच रहे हैं, मैं समझ गई, मैंने तो खुद ये कहा था, मगर सर बाबुओं को नाजायज तरीके से फैसिलिटेट करने से ये मुल्क सही चल रहा था।
जी मेहर, सालाना 2-2 अरब का नुकसान टीका गरीब आवाम को दिया जा रहा था कि बाबू जो है वो मजे में रहें, वो सही था? मेहर मुल्क ठीक ही चल रहा था, तो इसीलिए पाकिस्तान वाज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन, थर्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन, फास्टेस्ट मुस्लिम इकोनॉमी, 5.9 5.10 को जीडीपी हमारा टच कर रहा था। हम 2 दफा 6 पे गए, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ। देखिए बहुत ज्यादा चीजें और बड़ा काम हो रहा था, लेकिन जब हम बात करते हैं एक नए पाकिस्तान की, और जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने हाई मॉरल स्टैंडर्ड सेट किया था, हम अपनी बात नहीं आज करते। आज हम इनसे सवाल पूछते हैं कि हमें बताएं, आज भी लाहौर कैंट में अगर ये जियो टीवी आज चल रहा है, आज डॉन टीवी, डॉन न्यूज़पेपर की सर्कुलेशन हो रही है, ये तमाम चीजें हैं जो लोगों ने इनसे सवालात जवाब, सब लोग इनसे सवाल पूछते हैं ये, एंड पीपल एक्सपेक्ट देम टू आंसर। इसी तरह जब आज डीपीओज और ये इनकी बात करें तो देर सर हम तो डॉन लीग ही भुगत रहे हैं अभी तक, इनसे क्या पूछेंगे? ये तो हमारा भाइयों से मसला है। और देखिए ये फवाद चौधरी साहब के जिम्मे और बहुत कुछ है पिछले फोर्टनाइट से, वो अलग इशू है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। मगर मुझे एक बात, आप ये तो जवाब दे दें कि आपने रहायशों का किया क्या? आपने तो इनको प्रमोट किया, चाहे वो डीपीओ हो, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो कोई और चीज हो। और आज जब इनकी बात करते हैं कि जिन्होंने 4-4 घर रखे हुए थे, there is an entire process in the civil bureaucracy and that needs to be sorted out। और जब तक हम उसको, ये तहरीक इंसाफ आज जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको नहीं करेगी, तो इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू रन द गवर्नमेंट। पाकिस्तान सर उनको छोड़े, अपना जवाब दीजिए, मेरे पास वक्त कम है। आपने क्यों नहीं ये किया? बट चले, नो आंसर नो प्रॉब्लम, लेट्स मूव ऑन टू नबील गबोल। गबोल साहब मुझे बताइएगा, ये नेशनैलिटी के ऊपर बंगालियों को और अफगानियों को नेशनैलिटी देने के हवाले से जो खान साहब ने कहा है, अच्छी मिसाल है, इनको इंक्लूसिव कर लेना चाहिए या इसके मंफी असरात मुरतब हो सकते हैं ऑन द डेमोग्राफिक्स ऑफ सिंध? देखें, एज पीपल्स पार्टी मैं तो बिल्कुल इसकी मुखालफत करूँगा, क्योंकि हमारे पास ये सारे बंगाली और अफ़गानी हमारे पास है, और ये हमारे पास मीन्स के कराची में सारे, और कराची पहले से ओवर पॉपुलेटेड एक सिटी है जिसके कितने मसले मसाइल हैं। हम कहाँ से, हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, हम इनको कहाँ से संभालें? मैं समझता हूँ खान साहब ने सिर्फ अपने 1-2 सीट्स के लिए जो है ये ऐलानात किए हैं, जो कि वो भी समझते हैं कि वो कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जो खान साहब कह रहे हैं कि 3-4 जनरेशन से यहाँ पर रह रहे हैं और पासपोर्ट नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके पास पासपोर्ट्स हैं। यहाँ पर आपको पता है कि पासपोर्ट्स और नादरा के सीएनसी जो शनाख्ती कार्ड था, एक वक्त था कि 10-20 हज़ार रुपये में यहाँ पे बन जाते थे। तो मुझे मेरे सामने कोई, क्योंकि मेरे हल्के के 7 बंगाली रहते हैं मच्छर कॉलोनी, मेरे पास तो कोई नहीं है कि किसी का पासपोर्ट नहीं है, तो हम प्रपोज करेंगे इसको। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम तर मेहमानों का। फरूक हबीब साहब, एक बड़े इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछना था मगर वक्त की किल्लत है, सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट। मगर पाक ब्रितानिया का जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी प्रोग्राम जो है, अगर इसको सही तरीके से फॉर्म किया जाए, परसू किया जाए और स्ट्रक्चर किया जाए, तो शायद यकीन मानिए वो तमाम तर पाकिस्तानी जिनका फेवरेट डेस्टिनेशन है इलीगल एसेट्स छुपाने का, मनी लॉन्डर करने का, रिहाइशगाह ढूंढने का, यानी कि ब्रितानिया में लंदन, दैट कुड पॉसिबली वी कुड पॉसिबली सी कि ये एक रवायत जो है ये शायद ख़त्म हो सकती है, बट ऑफ कोर्स इफ स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर्ली। आज के लिए इतना ही, आई विल सी यू ऑल टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।